नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को याद है कि इससे पूर्व हमने चित्रकला विषय से संबंधित एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहां से जो प्रश्न हमारे छूटे थे उससे हम आगे को आज बढ़ रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो जो इससे पूर्व की जो वीडियो थी, जो छूटी हुई वीडियो थी, वहाँ से इसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न शुरुआत करते हैं। 30वें नंबर का जो प्रश्न था ये हमने यहाँ तक ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आज इससे आगे 31वें नंबर का प्रश्न है, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे। देखिए, फिर से दोहरा रहा हूँ मैं ये प्रश्न, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे। ये महत्वपूर्ण भी बन जाता है ये प्रश्न, क्योंकि ये कई दफ़े एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि मैं पटचित्रों की बात करूं तो ये जो बने थे ये नाथद्वार शैली के अंतर्गत ये पटचित्रों का समावेश हुआ था और ये उस शैली के अंतर्गत ये बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं इसकी थोड़ा सा आपको डिटेल में यदि बताऊं, थोड़ा सा कुछ अपने स्तर से, तो जो पटचित्र है राजस्थान की जो नाथद्वार शैली की ये एक उप शैली है। ठीक है, मैं ये चित्र सबसे अधिक मात्रा में बनाए गए थे और ये उस समय जो नाथद्वार उपशैली थी, तो पटचित्रों का उस समय बहुत अधिक बोलबाला राजस्थानी शैली के अंतर्गत हो रहा था। और नाथद्वार का जो पूर्व का जो नाम था सिंघाड़गाड़, ये सिंघाड़गाड़ ग्राम नाम था इसका, और बाद में इसका नाम नाथद्वार शैली की विष्णु धर्मोत्तर धर्म से जो संबंधित रखते थे, उन्होंने इस शैली की जो पिछवाई, आपने इससे पूर्व जो पढ़ा होगा, पिछवाई शैली के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और ये वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भी ये व्याख्यात हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, बंगाल शैली के शीर्ष कलाकार हैं। अब बंगाल शैली के अंतर्गत अब हमें ये देखना है कि उत्तर भारत से पूर्व की तरफ जो हम कह रहे हैं वो बंगाल शैली के शीर्ष कलाकार कौन थे। अब आपको ये इतना सटीक याद होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आते ही आपने सटीकतापूर्वक से बता देना है कि अरविंद्रनाथ ठाकुर ये बंगाल शैली के शीर्ष चित्रकारों में से एक चित्रकार माने जाते हैं, क्योंकि बंगाल शैली के जो शीर्ष कलाकारों में अरविंद्रनाथ ठाकुर का जो नाम है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हें आधुनिक बंगाल शैली के जो जन्मदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगर बात कहें बंगाल शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के नाम से बंगाल शैली को जाना जाता है, अरविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। और बंगाल शैली का जो जन्म जो हुआ, तो कहीं ना कहीं इन्हीं को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि अगर मैं अरविंद्रनाथ ठाकुर की यदि आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो इनका जन्म 1871 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जो साड़ू प्रांत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात करें तो इन्होंने जो बंगाल स्कूल की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये 1905 में इन्होंने बंगाल स्कूल में ये प्राचार्य के तौर पे प्रधानाचार्य बन गए थे, और 1919 में इन्हें रूपम नामक पत्रिका का भी इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। अगर हम बंगाल शैली की यदि बात करें तो इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता सभी शैलियों से अलग देखने को प्राप्त होती हैं। जहाँ तक कि मैं यदि आप लोगों से बात करूं तो बंगाल शैली का नाम अरविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से ही जाना जाता है। कभी क्वेश्चन ही आ जाता है कि अरविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1871 में हुआ था। और कहाँ पर जन्म हुआ था, जोड़ा साखो प्रांत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और रूपम नामम जो पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ, तो ये प्रकाशन भी इन्हीं के माध्यम से हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 33वें नंबर का, क्षेमेंद्रनाथ मंजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार कला गुरु कौन था। इसकी जो कला
चित्रकार के जो कलाकार गुरु कौन थे, ये पूछा है। छिमेंद्रनाथ मंजुमन नामक जो प्रसिद्ध चित्रकार कला नामक इनके गुरु कौन थे, अब ये आपको बताना है। इतना सटीक आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि समय कम बचा है, इस वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा अधिक लर्न करने का समय है, अपना समय ज़्यादा इसमें दीजिए। अब मैं बात करूं जहां छिमेंद्रनाथ मंजुमन नाम का जो हैं, इनके जो गुरु हैं, कला गुरु इनके हैं, जो बंगाल शैली के नाम से जिनको जाना जाता है, वही इनके क्या हैं, कला गुरु के तौर पे ये भी विख्यात हैं। अरविंद्रनाथ ठाकुर ही इनके कला गुरु के तौर पे इन्हें जाना जाता है। अगर मैं बात करूं अरविंद्रनाथ जो मंजूमदार के कला गुरु के तौर पे इन्हें जाना जाता है क्योंकि जो अवनी बाबू थे, उनके मंजूमदार ने अपने जीवन का जो अध्ययन किया वो कार्य इन्होंने इलाहाबाद में किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इन्होंने वहाँ से चैत्य की महाप्रभु की श्रृंखलाएँ तैयार करी और 1975 में ये इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। अब इतना सारा कुछ यदि मैं बात करूं, अरविंद्रनाथ ठाकुर एक अपने आप में ऐसे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने जो आधुनिक चित्रकार रहे हैं उनको मार्गदर्शन भी दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 34वें नंबर का, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे। अब कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन उनको नियुक्त किया गया था, ये बताना है। E.B. हेवल्स हैं को कलकत्ता आर्ट के विद्यालय के प्राचार्य के तौर पर नियुक्त किया गया था, और जो इनको जो नियुक्त किया गया था वो 1896 में E.B. हेवल्स को कलकत्ता आर्ट ग्रुप के प्रिंसिपल के तौर पे उन्हें नियुक्त किया गया। और सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं, जो सर्वप्रथम 1884 यदि मुझे याद आ रहा है समटाइम, तो इन्हें कला विश्वविद्यालय मद्रास के भी प्रिंसिपल बनाया गया था। ठीक है, जब ये भारत आए थे तो ये भारत आने के पश्चात इन्हें 1884 में मद्रास कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बना दिया था। ठीक है, अब अगला 35वां क्वेश्चन आपके सम्मुख से रखते हैं। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में आए दिन पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ तो ये हैं आपके रामकृष्ण दास, ये रहे हैं भारत कला भवन के संस्थापक तथा निदेशक के तौर पर उन्होंने कार्य करा। यदि मैं इनकी बात करूं, ये भारत कला भवन जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो स्थित है, तो इनकी स्थापना भी राय कृष्ण दास द्वारा 1920 में करी गई थी। दोस्तों, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बनारस जो काशी विश्वविद्यालय है वाराणसी में जो स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ये राय कृष्ण दास द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कब हुई, ये 1920 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से आ रहा है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। अब जो लघु चित्र बने, लघु चित्रों के जो छोटे छोटे चित्रों से जो चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, लघु चित्र कहा जाता है। अब ये भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा रही है वो किस काल से प्रारंभ हुई है, ये आपको बताना है। अगर मैं दोस्तों, ये पूर्व मध्य काल के अंतराल ये प्रारंभ जिसके अंतर्गत भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत पूर्व मध्यकाल से हुई थी, और साथ ही लघु चित्रों की शुरुआत भी पाल शैली के अंतर्गत देखने को हमें प्राप्त हुई। यदि मैं मध्यकाल की बात करूं तो इसके अंतर्गत क्या होती, छोटी छोटी पोथियों का, चित्रों का एक समावेश तैयार किया जाता था, और छोटी छोटी पोथियों के तौर पे चित्रकला के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, जिसे हम पोथी की चित्रकला भी इसके नाम से इसे जाना जाता है। जिसका जो पीरियड रहा, जो मध्यकाल का जो पीरियड रहा, वो रहा 700 ईसा से 1600 ईसा पूर्व के समथिंग इसका टाइम रहा। कभी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एग्ज़ाम में
कि भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा रही है उसका जो पीरियड कितने से कितना समय ये रहा है दोस्तों 700 से 1600 ईसा पूर्व तक का इसका ये समय रहा। इसके मध्य पाल शैली के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई और छोटे छोटे चित्रों की जो पोथी बनाई जा रही थी, कला का समावेश और संग्रह यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो इस समय का जो पीरियड रहा है मध्यकाल 700 से 1600 ईसा के मध्य यह पीरियड रहा। अब अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। ये चित्रों का एक भाव उनका जो पूर्ण अभाव प्रकट करता है। यदि मैं बात करूँ चित्रों में जो भाव का पूर्ण अभाव था, ठीक है, चित्रों में जो भाव का जो पूर्ण अभाव था, मानव कृति रूपी जो मानव की जो कृतियाँ बनाई जा रही थी उसके गुच्छों के समान इसको देखा जा रहा था। जो जिसके अंतर्गत आज हम बात करें गुजरात के अंतर्गत जो कठपुतलियों के प्रति जो सम्मान हम देते हैं, जो उनके जो कठपुतलियों में जो सवा चश्मा जो उत्कीर्ण होता है, जो सवा चश्मा लगा रहता है, वो इसी के अंतर्गत और इसी की देन है जो ये चीज़ें हमें गुजरात के मध्य अंतराल में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। अब अगला प्रश्न है पाल शैली के चित्र थे। पाल शैली के चित्र 38वां प्रश्न है, पाल शैली के चित्र थे। अब पाल शैली की बात करें, यदि आप को LT का पेपर निकालना है तो आप 11th और 12th की जो बुक्स हैं उनको पढ़िएगा, क्योंकि उसमें डीपली दिया है तो आप पाल शैली को वहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। अब पाल शैली के चित्र होते हैं, ये जो पाल शैली के चित्र होते हैं ये पोथियों की में इनको रखा जाता था, पोथियों के अंतराल में देखने को हमें मिलते थे। यदि मैं सम टाइम में अगर मैं बात कहूँ कभी कभार, तो पाल शैली के जो चित्र जो सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो पोथियों में प्राप्त होते थे। और साथ ही इन शैली के अंतर्गत जो प्रमुख जो कलाकार थे उनका नाम था धीमान और बित्तेपाल। इसके जो पाल शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं जो पोथियों के तौर पर इनको निर्माण किया करते थे। यदि मैं बात कहूँ आप लोगों से, सर्वप्रथम जो लघु चित्र हमें जो शुरुआती तौर पर जो प्राप्त हुए थे वो पाल शैली के अंतर्गत प्राप्त हुए थे, जिसका आधार तारपत्र के अंतर्गत था और उनकी लिपि क्या थी, देवनागरी लिपि के तौर पे पाल शैली के अंतर्गत पोथियों का अंकन किया जाता था। ये अपने आप में बहुत निराला था, क्योंकि इससे पूर्व कागज़ का प्रयोग नहीं हुआ था। तो उसमें ताड़पत्र, ताम्रपत्र इत्यादि चीज़ों पे, कपड़े पर जो पोथियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, अब 39वां क्वेश्चन है प्राकृत चित्र में पाल शैली की प्रमुख विषय वस्तु क्या है। अब आपको ये बताना है प्राकृत में चित्रकला में पाल शैली की प्रमुख विषय वस्तु क्या रही है। अब यदि मैं इनकी प्रमुख विषय वस्तु की बात करूं तो जो विषय वस्तु रही वो बौद्ध धर्म से संबंधित ये रही है, क्योंकि प्राकृत से जो संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं हमें, तो वो पाल शैली के जो प्रमुख विषय रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म इसका जो प्रमुख विषय रहा है। साथ ही पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का निर्माण हुआ है। यदि हम बात करें ताड़पत्र में या कपड़े में या पोथियों के तौर पर या कागज़ की कतरनों का जो लेप बनाकर जो बनाया जाता था या भोजपत्र में, इन ग्रंथों का चित्रांकन हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत सघनमाला और एक और था पंचशिखा, गंधव्यू और साथ ही ब्रह्मा प्रज्ञाता इत्यादि विशेष ऐसे चित्रों का समावेश इसके अंतर्गत हमें ग्रंथों का समावेश देखने को प्राप्त हुआ, जो ऐसा कहीं और शैलियों में देखने को हमें प्राप्त नहीं हो। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ विनय पट्टिका किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आप बौद्ध धर्म में विनय पट्टिका
किस भाषा में लिखा गया है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप मेरे साथ इसे हो सके तो कॉपी में उतार लीजिएगा। जो बौद्ध धर्म जो विनय पिटका जो ये है, ये पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब इसकी जो रचना काल रहा है, अब ये पाली भाषा में किस टाइम पे लिखा गया है, अब ये भी कभी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये 300 ईसा से 400 ईसा के मध्य इसको लिखा गया है, क्योंकि अभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है विनय पिटका की जो पाली भाषा में जो लिखी गई है, ये इसका पीरियड कब से कब तक रहा है, ये 300 से 400 ईसा पूर्व तक रहा है। अब विनय पिटका किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अब बौद्ध ग्रंथ तो कौन सा है? विनय पिटका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब राजा रवि वर्मा का यदि आपने जीवनी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका केरल में, इनका जन्म हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लू मनीर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अप्रैल माह में 1848 में इनका जन्म हुआ था। यदि मैं राजा रवि वर्मा की बात करूं तो इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा थियोडोर जेनेसन नामक एक यूरोपीय चित्रकार था, उससे इन्होंने प्राप्त की। और राजा रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने तैल चित्रण जिसे हम ऑयल पेंटिंग कहते हैं, उसका प्रादुर्भाव भारत में इनके द्वारा लाया गया, जिसके अंतर्गत ऑयल पेंटिंग के अंतर्गत भारत में पौराणिक विषयों पर संबंधित चित्र बनाए गए। यदि मैं बात करूं ग्रंथों पर आधारित, कृष्ण के जीवन पर आधारित और शिव का विस्मरण करते हुए ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। इनके जो ऑयल पेंटिंग जो पाश्चात्य संस्कृति को ये भारत लाए, इन्हीं की ही देन है जो आज हम ऑयल पेंटिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पटना कलम का विकास किस कला शैलियों के मिश्रण से हुआ है? अब जो पटना कलम है का विकास किन किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर मैं बात करूं पटना कलम का जो विकास हुआ है वो यूरोपीय और भारतीय शैलियों के दो शैलियों के मिश्रण से इसका प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ। इन दोनों शैलियों के माध्यम से इस शैली का निर्माण हुआ है। अब आप कहोगे कैसे? और यह मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इसमें। मुगल और कंपनी शैली के जो योगदान से जो पटना शैली या हम इसे कलम का भी विकास इसी दौरान हुआ, जब औरंगजेब का जब शासनकाल समाप्त हुआ था, जब 16वीं शताब्दी में जब कंपनी शैली जब भारत में इसका आगमन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था, मुगलों का और कंपनी शैली के योगदान के अंतर्गत जब पटना और कलम शैली का विकास हुआ था, तो राय कृष्णदास ने ही पटना में कलम को कंपनी शैली के नाम से इसको विस्तृत रूप दिया। और साथ ही जो एक आर्चर जो एक कलाकार रहे, उनके द्वारा इसको बाजार शैली के तौर पे भी इसको जाने लगा। उन्होंने भी बाजार शैली के नाम से इसका नामांकन किया। इस शैली की यदि मैं बात करूं, जो पटना शैली की यदि मैं बात करूं, तो इसका जो प्रमुख कलाकार था वो समटाइम मुझे याद आ रहा है, बाबू सेवक राय इसका प्रमुख चित्रकार है। अभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, पटना कलम का विकास किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है? ये तो आपको बता दिया मैंने, यूरोपीय और भारतीय शैली से हुआ। अब पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन रहा, जो प्रथम प्रमुख चित्रकार कौन रहा, वो रहे बाबू सेवक राय, इसके प्रमुख चित्रकार रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाल बधू किसकी कृति है? अब बाल बधू किसकी कृति है ये बताना है। ये जो बाल बधू अमृता शेरगिल की है, क्योंकि अमृता शेरगिल भारतीय जीवन पर आधारित चित्रों पर उनकी रुचि थी, साथ ही ग्रामीण जीवन के दृश्यों पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था, उन चीज़ों पर वो चित्रांकन करती थी। और बाल बधू भी उन्हीं की कृति है। यदि बाल बधू कृति की यदि मैं बात करूँ तो अमृता शेरगिल की एक उच्च कोटि की ये चित्रकला है और पेंटिंग्स है, जिसमें गोगा की जो ताहिती कला का प्रभाव भी इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। और ये अमृता शेरगिल को प्रथम भारतीय
आधुनिक चित्रकारों की महिलाओं के तौर पे इनको संज्ञा दी, क्योंकि यदि हम कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन है, तो वो अमृता शेरगिल को भारत की प्रथम आधुनिक चित्रकार की महिलाओं के तौर पर उन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अमृता शेरगिल ने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके पश्चात भी ये एक अपना नाम स्थापित करने में सफल रही। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, भारतीय आधुनिक कला में सबसे अधिक उम्रदार चित्रकार। अब भारतीय चित्रकला के अंतर्गत ऐसा कौन सा चित्रकार है जो सबसे अधिक उम्रदार है, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र है उस चित्रकार की, ये आपको बताना है। वो हैं आपके एम.एफ. हुसैन सबसे उम्रदार चित्रकारों के अंतर्गत आते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत, आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत जो भी भारतीय चित्रकला के अंतर्गत सबसे उम्रदार चित्रकारों की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत एम.एफ. हुसैन का नाम आज भी स्मरण किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 45वां, गवास रंगों की प्रकृति कैसी होती है। गवास रंगों की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। गवास रंगों की प्रकृति अपारदर्शी होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें भी हम थोड़ा सा आपको प्रकाश डालें। गवास जो रंग होते हैं, जो ये गवास जो रंग होते हैं वो जल रंग चित्रण की एक तकनीक है। जैसे जल रंगों का हम प्रयोग करते हैं, हूबहू इसी प्रकार की ये तकनीक होती है, जिसमें जलों को अपारदर्शी विधि से गोंद मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। और गवास रंगों को बॉडी कलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप जो हम बॉडी का जो कलर बनाते हैं, ये गवास रंगों के माध्यम से ही आज के दिन, आज की आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषता रही है, तो इसमें क्या होता है, रंग के हल्केपन का और श्वेत द्रव को ये अपने अंदर प्रयोग करने में सक्षम होता है। इसलिए गवास रंग को बॉडी कलर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो जल रंग के समान ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है। जो राजा रवि वर्मा थे, उनके द्वारा जो उनकी जो आर्ट गैलरी है, उनका जो आर्ट गैलरी में जो सबसे बड़ा संग्रह वो कौन सी आर्ट गैलरी है, उनको ये बताना है आपको। ये है उनका सालार जंग संग्रहालय, जो हैदराबाद में स्थित है। यदि मैं राजा रवि वर्मा की यदि मैं बात करूं दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो सबसे बड़ा और निजी संग्रहालय इनके द्वारा स्वयं में ये निर्मित किया गया सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद के अंतर्गत इनकी ये आर्ट गैलरी है, जिसमें राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं, जो उनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, यदि हम बात करें उनके जो विषय रहे पौराणिक विषयों पर उनके चित्र थे, और शैली पाश्चात्य की भी अंतर्गत उन्होंने कलाकारी की थी। और इसके अंतर्गत में कला गुरु के रूप में भी देखो, इनके जो कला गुरु थे राजा रवि वर्मा के, जो आलागिरी नायडू थे, इनके द्वारा भी बनाए गए जो चित्र थे वो भारत के अधिकांश घरों में प्राप्त होते। क्या हुआ, जब शुरुआती दौर में राजा रवि वर्मा भारत के ऐसे चित्रकारों में ये मशहूर थे, जिनकी चित्रकारी और इनकी पेंटिंग हर घरों में आपको देखने को प्राप्त हो जाती थी, क्योंकि ये इतनी सटीकता से, इतनी लगन से अपनी पेंटिंगों को बनाते थे, जो कि भारत के प्रत्येक घरों में इनका पेंटिंग देखने को मिल जाती थी। धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, इन्होंने मुंबई में एक पेंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसमें इन्होंने पेंटिंग प्रेस के माध्यम से पेंटिंगों की फ़ोटोकॉपी बनानी शुरू की। तो वहाँ से ही इनका पतन होना शुरू भी हुआ था, क्योंकि इनकी जो पेंटिंगें थी अब वो हाथ से ना होके फ़ोटोकॉपी करके वो निकल रही थी, तो ये फिर कूड़े के भाव इनकी पेंटिंगें बिकी। यदि मैं बात कहूँ राजा रवि वर्मा की, तो इन्होंने
भारत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, प्रत्येक घर में इनकी पेंटिंगें देखने को मिली। ये एक चित्रकार के जीवन में सबसे बड़ा गर्व का या सम्मान की बात होती है जब उसकी पेंटिंगें प्रत्येक घरों में सुसज्जित होती है। इससे बड़ा सम्मान किसी चित्रकार के लिए कोई नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सम्मुख से 47वें नंबर का जो प्रश्न है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे आपको ये बताना है। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को एक कंपनी शैली से संबंधित एक प्रश्न आया है, वहाँ पर भी मैंने उसका आपको मतलब समझा रखा है। कंपनी शैली के जो प्रमुख चित्रकार जो थे वो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी शैली के अंतिम चित्रकारों में इन्हें गिना जाता है और इनके द्वारा ही हाथी के दांतों में इनका अभ्रंग तौर पर चित्रांकन की जाती थी। ये चित्रकारी के तौर पर इन्हें जाना जाता था। ठीक है, जो ईश्वरी प्रसाद थे वो हाथी के दांतों पर जो चित्रकारी करने पर निपुण इन्हें माना जाता था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी शैली का ऐसा कौन सा चित्रकार है जो हाथी के दांतों पर चित्रांकन करता था? वो ईश्वरी प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनवाई थी? अब गजगामिनी जो फिल्म, ऐसे कौन सा चित्रकार है जिसने गजगामी फिल्म को बनाई थी? आप सभी लोग इनको जानते होंगे, एम.एफ. हुसैन। फिल्मी इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं। उनका जो बचपन था, जो इनका जो प्रारंभिक जो जीवन था, वो उन्होंने सिनेमा के एक वार्ड बॉय के तौर पे भी उन्होंने काम किया है और सिनेमा के पोस्टरों को चिपकाने का भी उनके द्वारा कार्य किया गया है। और साथ ही उन्होंने फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों की पेंटिंग्स भी अपने जीवन काल में इन्होंने बनाई। अब गजगामिनी नामक जो फिल्म का जो निर्माण किया, जो एम.एफ. हुसैन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इन्होंने अपने चित्रों की शुरुआत ही अपने कैरियर की जो शुरुआत की, इन्होंने फिल्मी पोस्टरों से ही अपने जीवन की चित्रकला की शुरुआत करी। और हुसैन ने पैगंबर के कलाकार जो थे उनका भी चित्रांकन किया। गजगामिनी फिल्म इन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ बनाई थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित या कहूँ मैं तब्बू, हेमा और कौन थे इनके प्रसिद्ध, काजोल, जूही चावला और मधुबाला, मीनाक्षी, ये जो अभिनेताएं हैं, जो हीरोइन थी, इनकी जो फेवरेट थी, इनके साथ इन्होंने चित्रकारी भी करी, इनकी पोर्ट्रेट भी बनाए। ठीक है, अब 49वां वाला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? अब रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं आपको ये बताना है। ये रविंद्रनाथ, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर एक आधुनिक चित्रकार हैं। तो जब ये एक आधुनिक चित्रकार हैं तो ऑब्वियसली इनके जो चित्र जो बने हैं वो आधुनिक शैली के अंतर्गत बने हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में जो रविंद्रनाथ टैगोर एक तो ये आधुनिक चित्रकार थे। इन्होंने अपने जो जीवन के 80 वर्ष में चित्रकारी करना प्रारंभ करा। जब कोई व्यक्ति हाथ पैर जिस व्यक्ति के चल नहीं पाते हैं, उस उम्र में इन्होंने क्या करी, पेंटिंग की तरफ इनका रुझान रहा। तो 80 वर्ष में इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ करी और अपने चित्रकला के जीवन में इन्होंने रेखांकन विधियों में इन्होंने कार्य किया। और एक यदि मैं बात करूँ, और एक क्या थे, भारतीय अति यथार्थवाद के चित्रकार माने जाते हैं। और साथ ही ये साहित्य के क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने भी, इनके द्वारा भी बनाई गई पेंटिंग आज भी अलग अलग संग्रहालयों में आज भी सुसज्जित है। यदि हम बात करें भारतीय संग्रहालय दिल्ली में भी इनका चित्रांकन, राष्ट्रीय संग्रहालय में भी इनका चित्र सुरक्षित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से आ रहा है दोस्तों। ये 50वें नंबर का जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि मैं बात करूं 2011 में ये प्रश्न LT संवर्ग के अंतर्गत पूछा गया था। 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया। अगर आप वर्तमान समय में यदि केंद्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हुई हैं, यदि यूपी की बात करूं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो भरत मुनि के रस तत्वों के आधारभूत विषय हैं
अब इनके जो आधारभूत विषय हैं, पहले तो भरत मुनि एक या नाट्यमय रस की निष्पत्ति के अंतर्गत इनका ये कार्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, अब रस का प्रमुख स्रोत क्या है? अब रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो रस का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आनंद की प्राप्ति करना होता है। ठीक है, अब परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? अब यदि मैं बात करूं परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से, तो हमें घन के 3 पक्ष दिखाई देते हैं। घन त्रिआयामी होते हैं, किसी भी घन के 6 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम पहले ये समझ लीजिए, यदि हमें घन के 3 पक्ष दिखाई देते हो तो 3 पक्ष और होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें वो 3 डायमेंशन आकार में हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न भी 2011 में पूछा गया था। अब मैरिज ऑफ वर्जन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? ठीक है, अब ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा रचित है? ये जो चित्र रचित है, राफेल द्वारा ये चित्रांकित किया गया है। अगर मैं यदि बात करूं, ये राफेल की कृति है और राफेल का जन्म 6 अप्रैल 1483 में विन्नू के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अपने लाइफ में टेलीग्राफी और डिजाइन इत्यादि का भी आविष्कार इनके समय में किया। राफेल की जो सबसे प्रसिद्ध जो कृति रही है दोस्तों, वो रही है स्कूल ऑफ एथेंस है। राफेल का सबसे प्रसिद्ध चित्रांकन है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? तो स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की कृति है। अब जो मैरिज ऑफ वर्जिन का जो चित्रांकन किया गया है वो भी राफेल द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के चित्रकार की कृति है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मोनालिसा जो पेंटिंग है वो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट पेंटिंगों में से एक पेंटिंग है, क्योंकि मैंने भी कई दफ़े इस मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने की कोशिश करी, मगर उस स्तर की पेंटिंग मैं नहीं बना पाया। जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किस देश के कलाकार की कृति है? अब ये आपको स्वतः ही आपको आ जाना चाहिए। ये इटली के देश की ये कृति है, और ये जो प्रसिद्ध चित्र है जो मोनालिसा, इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर ये एक कलाकार थे जो गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, तथा डॉक्टर कौन थे वो, अन्वेंशन मूर्तिकार लियोनार्डो दा विंची की यह कृति। अब लियोनार्डो जो विंची थे वो क्या क्या थे देखो, वो एक अपने आप में कलाकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, वो डॉक्टर अनुवेक्षक के तौर पे भी कार्य कर रहे थे, और मूर्तिकार के तौर पे भी वो अपना कार्य करते थे। और लियोनार्डो विंची विश्व प्रख्यात कलाकारों में से जाने जाते हैं। कहते हैं कि जब लियोनार्डो जो विंची जो मोनालिसा की जो पेंटिंग कर रहे थे, वो अपने जीवन के जो लास्ट समय था, तो वो उस टाइम को ये पेंटिंग बनाए। कोई कहते हैं ये इनकी पत्नी की पेंटिंग है, जिसमें ये अब जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो जब लास्ट टाइम जब ये बीमारी से ग्रसित हो गए थे, तो इन्होंने एक मोनालिसा की पेंटिंग बनाई जिसमें कई राज ऐसे दफन हैं। लोग कहते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से ग्रसित होती है, और इसकी जो मुस्कान है इसमें रहस्य छिपा है। साइंटिस्ट भी, आज वैज्ञान भी इसके मुस्कान पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये जिस तरफ को देखो उस तरफ को ये मुस्कुराते रहते हैं। इसमें कभी उदासी का भाव आ जाता है और कभी किसी तरीके का भाव आ जाता है। और वैज्ञानिक एक इस कथन पे भी जाते हैं, नासा के वैज्ञानिक लियोड और नोडाल, एक दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस पे रिसर्च करी थी। तो इन्होंने ये देखा कि इसमें कोई कोडिंग की गई है जो हम परग्रही लोगों से वार्तालाप करते हैं। इस पेंटिंग में ऐसे कई राज दफन हैं जिसकी कोडिंग की जा रही है, और आज ये पेंटिंग ब्लड प्रूफ ग्लास के अंतर्गत ये रखी गया है। कई बार इसमें ये चोरी भी हुई थी, कई बार इसमें क्या बोलते हैं हैंड ग्रेनेड से भी इसमें हमला किया गया था। आज
इसको इतना सुरक्षित बनाया गया, यदि परमाणु हमला भी होता है तो ये पेंटिंग स्वतः ही उस हमले से भी बच जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है। अब मोनालिसा की यदि मैं बात करूं, ये पेंटिंग क्या है, इसकी ये पेंटिंग की जो खासियत रही है वो इसकी रहस्यमयी मुस्कान के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। यदि मैं मोनालिसा की वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो पेरिस में इसका एक पेरिस के ल्यूस संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया। अब पेरिस में ये अभी भी सुरक्षित है, जहाँ पर इसको बड़ी सुरक्षा के तौर पर इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से ला रहा हूँ। ये 55वां क्वेश्चन है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिजाइन पेंटर कहा गया है। अब यूरोप की कला की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको आते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो। अब यूरोप की कला में किस कलाकार को डिजाइन पेंटर के डिवाइनर पेंटर कहा जाता है। ये कहा जाता है राफेल को ही कहा जाता है, क्योंकि यूरोप की जो कला में राफेल को डिजाइनर पेंटर भी कहा जाता है। और साथ ही राफेल ने जो पेरू के जो स्टूडियो था वहाँ पर भी चित्रकारी सीखी, और यहीं पर उन्होंने जो सैनिकों का स्वप्न द किंग्स ऑफ ड्रामा नामक पेंटिंग भी उन्होंने यहीं पर ही उसकी रचना की, और जो आज नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में वो क्या है, सुरक्षित रखी गई है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, कौन सा चित्रकार, देखिए कौन सा चित्रकार अपने घरों में लाशों को रखता था। अब ऐसा भी चित्रकार रहा है जो अपने घरों के अंदर लाशों को रखा जाता था और लाशों पर वो रिसर्च करता था। अब जो वो चित्रकार था वो जेरिकट नाम के ये चित्रकार थे, क्योंकि वो स्वच्छंदवाद के रोमांचवाद के ये चित्रकार रहे हैं। अगर मैं इनके जन्मदाता की बात करूं तो इनका जन्म 1819 में हुआ था, और अपना पहला रोमांचवादी चित्रकार के तौर पे ये जाने जाते हैं। और जो एक फ्रेंच राष्ट्रीय संग्रहालय या कला भवन में इनकी पहली पेंटिंग लगी है, और जेरिको ने मेदूस के जहाज़ की जो घटना को भी इन्होंने अपने पेंटिंगों के माध्यम से चित्रांकन किया गया था। और कहते हैं कि जब चित्रांकन के जब कार्य करते थे वहाँ पर, जहाँ पर ये अपना पेंटिंग करते थे, उसी जगह पर ये क्या करते थे, लाशों को अपने घर में लाकर रखा करते थे, तब ये पेंटिंग किया करते थे। ऐसे भी चित्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। अब ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है ये बताना है आपको। ये प्रभाववाद से संबंधित है, क्योंकि जब फ्रांस में प्रथमवाद के रूप में जब प्रभाववाद का जब स्थापना हुई थी 1872 के अंतर्गत, तो क्लॉड मैनो के द्वारा इसको बनाया गया था, इसका चित्र, जिसके अंतर्गत सूर्य उदय के प्रभाव को भी इसमें दिखाई दे, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ द सनराइज के नाम से भी इसे जाना जाता था। क्योंकि ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध है, इसी बात के अंतर्गत इसे माना जाता था। और साथ ही यदि मैं बात करूं, प्रभाववाद की जो प्रदर्शनी जो सर्वप्रथम लगी थी वो 1874 में पेरिस में प्रभाववाद की सर्वप्रथम पेंटिंग लगी थी, क्योंकि इसीलिए इसको ऑप्टिकल मिक्सचर आंदोलन के तौर पर इसे जाना जाता है, क्योंकि सभी चीज़ों का समावेश इस कला के अंतर्गत हमें देखना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेशन ऑफ द सनराइज का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये प्रभाववाद का ही एक प्रमुख चित्रकला रही है, पेंटिंग रही है। अब 58वां क्वेश्चन है, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन थे। मतलब जो लड़कियां नहाते समय मग्न मुग्ध हो जाती हैं, उस समय का जो चित्रकारी की गई थी वो कौन से चित्रकार थे जिन्होंने ये पेंटिंग बनाए। स्नान मग्न युवतियों के जो चित्रकार कौन थे, वो थे आपके सेंजो
ये रहे, इन्होंने ही ये स्नानमग्न युक्तियों का जो पॉल सेंजो की जो कीर्ति थी, पॉल सेंजो के अंतर्गत इन्होंने क्या कहता है आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है, क्योंकि यहीं से ही आधुनिक चित्रकला की नींव रखी गई थी। अब अगला प्रश्न है 59वां जो क्वेश्चन है, जॉर्ज ब्राग किस कला आंदोलन से संबंधित है। अब जॉर्ज ब्राग की बात कर रहा हूँ। ये जो आंदोलन थे ये घनवाद से संबंधित। दोस्तों घनवाद भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें भी जिसके अंतर्गत घनवाद के अंतर्गत ब्राग पिकासो को घनवाद का जन्मदाता माना जाता था, क्योंकि घनवाद का जो जन्म हुआ था वो 1907 से 1925 तक का ये घनवाद का जो समय रहा, जो पीरियड रहा, इसके अंदर ब्राग का जो चित्र थे निर्वस्त्र स्त्री घनवाद की जो दिशा में उसका जो प्रथम चित्र इसमें चित्रांकन किया गया था। घनवाद के अंतर्गत ये प्रथम चित्रांकन कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से। अब कह रहा है कि 20वीं सदी का महान चित्रकार कौन था। अब 20वीं सदी की, अब हम अभी 21वीं सदी के अंतर्गत जी रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के प्रमुख चित्रकार की बात कर रहे हैं। वो चित्रकार कौन था? वो पिकासो था। पिकासो विश्वविख्यात चित्रकार हैं, इन्हें हर कोई जानता है। ठीक है, देखो अगर यदि मैं बात कहूँ भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, तो भारत के पिकासो के नाम से एम एफ हुसैन को भी नवाजा गया है। उनकी तरह ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चित्रकार रहे हैं। ये 20वीं शताब्दी का जो महान चित्रकारों में पिकासो को माना जाता है, क्योंकि जो पिकासो थे वो उनको घनवाद का जनक भी माना जाता था। पिकासो ने अपने जो कार्यकाल में दो भागों में अपने कार्यकाल को इसको घनवाद को बांट दिया गया था, जिसे पिंक पीरियड के रूप में भी जाना जाता था, ब्लू पीरियड के नाम से भी या हम यह बात करें नीला पिंक काल और नीला काल के तौर पर भी नहीं जाना जाता, क्योंकि इन्होंने जो अभिनेत्रियों की स्त्रियों का नामक जो चित्र बनाया था वो पिकासो ने घनवाद को जन्म दिया था। इसी के आधार पर घनवाद का जन्म हुआ था, क्योंकि ये अलग जो चित्रकारों का ग्रुप रहे हैं, चाहे यथार्थवाद की बात करूं या फिर प्रभाववाद की बात करूं या अति यथार्थवाद की बात करूं, तो उन सब से हटकर इन्होंने क्या किया था, घनवाद का निर्माण किया था, जिसमें पिकासो और ब्राग की भूमिका अग्रणी रही। यदि मैं बात करूं पिकासो की, तो पिकासो को ही घनवाद का जनक के तौर पर जाना जाता है। अब नीला काल और पीला काल के अंतर्गत ये जो काल रहे हैं, निराशा और उत्तेजना का जो काल रहे हैं, कभी खुशियों का और निराशाजनक ये काल रहे हैं। इस काल में भी पिकासो द्वारा अलग अलग पेंटिंगों का निर्माण किया गया है। एक प्रश्न मैं आपके सम्मुख से फिर पुनः लाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध किससे है? अब आपको पता होगा ये गोथिक कला से संबंधित है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता था, बड़े बड़े दरवाजे में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया जाता था, और इसकी विशेषता भी रही है, क्योंकि गोथिक कला या मैं कहूँ या शैली का जन्म अलाइक द फॉल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपके सम्मुख से मैं प्रस्तुत करूंगा। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? अब प्लेटो द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखी गया? रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया विश्वविख्यात ग्रंथ है, क्योंकि ये एक यूनान के प्रसिद्ध चित्रकारों में गिने जाते हैं, या यूनानी दार्शनिक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से यदि हमें आगे बढ़ाओगे तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारी चीज़ों का उत्तर देते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है आपकी इन चीज़ों को करने से। ठीक है दोस्तों।